नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या राष्ट्र प्रथम की पॉलिसी पर नेहरू की पॉलिसी गलत थी? क्या नेहरू के लिए देश से बड़ा उनका व्यक्तिगत एजेंडा था? कश्मीर को लेकर नेहरू की नीति पर एक बार फिर बीजेपी ने सवाल उठाए। नेहरू के जन्मदिवस के मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सवाल खड़े किए। रिजिजू ने नेहरू के कश्मीर पर 5 भूल को लेकर 27 अक्टूबर को भी एक लेख लिखा था। अब किरण रिजिजू ने दूसरा लेख लिखा है। अपने लेख में नेहरू के भाषण, उनकी चिट्ठियों का जिक्र किया है। रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा है कि नेहरू ने कश्मीर के भारत में विलय में देरी की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। नेहरू ने हरि सिंह के भारत में कश्मीर विलय के प्रस्ताव को 3 बार खारिज किया। नेहरू की पहले दोस्त बाद में इंडिया वाली कश्मीर नीति के दुखद परिणाम हुए, जिसकी कीमत भारत को 7 दशकों तक चुकानी पड़ी। नेहरू पर हमला करते हुए रिजिजू ने नेहरू की किन 5 गलतियों का जिक्र किया, उसके बारे में आपको पहले बता दें। रिजिजू ने इन गलतियों के साथ नेहरू के भाषण और उनकी लिखी चिट्ठियों का हवाला दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के हमले के दौरान भी नेहरू का अपना एजेंडे पर जोर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू की प्राथमिकता व्यक्तिगत एजेंडा रहा। कश्मीर के विलय पर पहले नेहरू राजी नहीं हुए और जब राजी भी हुए तो नेहरू ने नई शर्त रख दी। हरि सिंह के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया था। नेहरू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। रिजिजू ने आरोप लगाया कि नेहरू ने कश्मीर विलय पर हरि सिंह का रास्ता रोका। हरि सिंह ने एक बार नहीं 3 बार कश्मीर के विलय का प्रस्ताव दिया। नेहरू विलय की जगह स्थानीय प्रशासन में बदलाव चाहते। रिजिजू ने अपने लेख में नेहरू के 1952 के संसद का भाषण का जिक्र किया। वहीं 1947 में कश्मीर के विलय को लेकर नेहरू के संसद में दिए बयान का भी ब्यौरा था। नेहरू के तत्कालीन कश्मीर के प्रधानमंत्री एमसी महाजन को लिखे पत्र का भी जिक्र है। बीजेपी कश्मीर को लेकर नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रही, तो नेहरू का जन्मदिन यानी बाल दिवस नहीं मनाने पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर हमला बोला। तो बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा हो पंडित नेहरू के, और दूसरा चाचा नेहरू कहते थे उसको, क्यों कहते थे उस जमाने के अंदर। अब जो वर्तमान सरकार ने, मुझे ऐतराज है इस बात का कि आप अमृत महोत्सव मना रहे हो देश का, फिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री को याद ही नहीं करेंगे। जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था उनको याद तो करो, जिससे कि नई पीढ़ी कुछ सीखे, समझे और कुछ ग्रहण करे। अशोक गहलोत कह रहे हैं नई पीढ़ी को कुछ सीखना चाहिए और उसके लिए नेहरू जी को याद किया जाना चाहिए। राष्ट्रवाद में भी आज हम नेहरू जी को याद कर रहे हैं, लेकिन जो आरोप बीजेपी लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या नेहरू की गलतियों की वजह से आज 7 दशक बाद देश को कश्मीर, बॉर्डर के इलाके, पीओके को लेकर जो स्थितियां हैं उससे जूझना पड़ रहा है। और इसलिए राष्ट्रवाद में आज के सवाल हैं कि राष्ट्र प्रथम पॉलिसी पर क्या नेहरू सचमुच गुनाहगार है? क्या नेहरू के लिए देश से बड़ा व्यक्तिगत एजेंडा था? कश्मीर पर नेहरू ने हरि सिंह को अंधेरे में रखा। पीओके नेहरू की गलती, क्या मोदी उसे वापस ला पाए? चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार, जाने माने इतिहासकार, जुड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर मक्खन लाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इतिहासकार हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कपिल जी, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं नेहरू जी को याद किया जाना चाहिए, देश को सीखना चाहिए, लेकिन बीजेपी जिस तरह से आज याद कर रही है और जो बातें उठा रही है, क्या नेहरू के व्यक्तिगत एजेंडे, उनकी दोस्ती के चक्कर में कश्मीर या पीओके जो भारत के साथ हो सकता था वो चला गया? देखिए, मैं सबसे पहली बात एक ये कहूंगा कि दोनों से हटके, गहलोत जी से भी और बीजेपी से भी, कि सबसे पहली बात ये देखें कि 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो युवा को नहीं बताई जाती। पहली चीज ये कि जितनी रियासतें थी, ये 562-63, ये सारी रियासतें भारत का हिस्सा थी। ये कोई स्वतंत्र राज्य नहीं थे, ये ब्रिटिश एम्पायर की इंडियन प्रिंसली स्टेट्स कहलाती थी ये, तो इसलिए, और दूसरे इंडियन प्रोविंसेस थे। तो ये अंग्रेजों की जो नीति थी कि उन्होंने तो भारत को 2 टुकड़ों में नहीं, उन्होंने 564 टुकड़ों में भारत को बांटा था। इनको सबको आजाद देश बता करके आजाद देश कर दिया। दूसरी चीज यहां पे ये ध्यान दें
कि ट्रेवंकोर और कश्मीर, ये दो ऐसे वो थे जिनको जियोपॉलिटिक कारणों की वजह से अंग्रेज अपने पास रखना चाहते थे कि ट्रेवंकोर से वो नीचे जो हिंद महासागर है उसे कंट्रोल करेंगे और कश्मीर से ये लोग कंट्रोल करेंगे सेंट्रल एशिया को। अब सवाल आता है गलतियों का। देखिए, गलती वो होती है जो अनजाने में होती है, लेकिन अगर अंग्रेजों की ये नीति थी और माउंटबेटन उस नीति को करने वाले थे और उस माउंटबेटन को नेहरू ने भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया, जिन अंग्रेजों ने भारत के ऊपर 170 साल तक क्या नहीं किया भारत के साथ में, उसके आखिरी प्रतिनिधि को आपने भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया। और माउंटबेटन एक दिन के लिए कश्मीर जाते हैं हरि सिंह से मिलने, और वो कहते हैं, उनके दिमाग में बिठाया जाता है कि एक स्विट्जरलैंड टाइप का आप एक देश बना लीजिए, इंडिपेंडेंट रहिएगा, किसी भी उसको यूनियन को आप ज्वाइन मत करिए। उसके बाद में जब पटेल ले आते हैं यूनियन ज्वाइन करने का वो पूरा एक्सेशन का डॉक्यूमेंट, तो उसके ऊपर माउंटबेटन अपने हाथ से लिखते हैं ये टेम्परेरी है, कि वहां पे वो जनगणना कराई जाएगी तब वो होगा, और नेहरू उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर आप जनरल मैनेक्शा का वृत्तांत पढ़िए, तो पटेल जब इसको नेहरू के पास लेके आते हैं, तो नेहरू फिर हम यूएन जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो पटेल ने कहा, मिस्टर नेहरू, डू यू वांट टू लूज कश्मीर? नेहरू चुप कर जाते हैं, और तब पटेल मैनेक्शा से कहते हैं, हियर आर द ऑर्डर्स। वो आर्मी को पहले ही अपना पालम एयरपोर्ट पे और इन पे दोनों पे सफदरजंग पे खड़ा कर गए थे, जिसको मूव कराया है। उसके बाद में आप नेहरू को देखिए कि पहली मीटिंग में ही कैबिनेट की पटेल ये प्रस्ताव रखते हैं कि जिन दर्रों से कबायली घुस रहे हैं और पाकिस्तानी सेना आ रही है, इनको हम एयरफोर्स से बम्बार्ड करा के इनका रास्ता रोकते हैं। नेहरू इनको ओवर रूल करते हैं, और उसके बाद में कश्मीर अपने हाथ में लेके चलते हैं। और हम सब ये जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, अब तो सर्वविदित है कि जब ये सेना ने हमारी ये कहा कि जब तक इनको हम कश्मीर से बाहर ना निकाल दें, तब तक कोई युद्ध विराम नहीं किया जाना चाहिए। उसके बावजूद नेहरू ने वो युद्ध विराम किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको फोन किया, 48 दिसंबर की बात है, जनवरी की, दिसंबर के आखिर की, और लेडी माउंटबेटन की बेटी लिखती है एडविना कि मेरे फादर ने मेरी मां से कहा कि तुम उनको फोन करो कि सीज फायर कर ले, तो मेरी मां ने पूछा कि क्या नेहरू मान जाएंगे, और मेरे फादर ने कहा कि तुम फोन करोगी तो मान जाएंगे। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो बनवाया। वही नहीं, दो लाइन और बता दूं मैं आपको, फिर आगे बात आ जाएगी। दूसरी बात इन्होंने क्या की कि 370 लाए, वो आपके सामने है, सबकी विशेष के खिलाफ। और उसके बाद में जब करण सिंह गिरफ्तार करना चाहते थे, गिरफ्तार करने लगे हैं शेख अब्दुल्ला को, क्योंकि ये साफ हो गया था कि शेख अब्दुल्ला एक डबल हैंड खेल रहे हैं और अब तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स आ गए पाकिस्तान के साथ। तो उस समय नेहरू की चिट्ठी है करण सिंह के नाम कि इनको गिरफ्तार करना है तो इंडियन फोर्सेस को यूज नहीं करना। और दूसरी चिट्ठी है गिरफ्तारी के बाद की, कितने दिन तक इनको गिरफ्तार रख पाओगे। और जब वो छोड़ा जाता है शेख अब्दुल्ला को, तो 3 दिन तक 3 मूर्ति में बुला करके वहां पे उसकी मीटिंग करते हैं। तो ये गलतियां नहीं है। ठीक, ये गलतियां नहीं है, आप कह रहे हैं एक तरह से गुनाह है, क्योंकि जानबूझकर किया गया। मक्खनलाल जी, आपके हिसाब से जो इतिहास कपिल जी बता रहे हैं, ये वैसा का वैसा ही है, या इसमें कुछ हिस्से हैं जो उन्होंने छोड़ दिया है? और क्या वाकई नेहरू कश्मीर की समस्याओं के सबसे बड़े गुनहगार हैं, या उन्होंने गलतियां की? नहीं, कपिल जी थोड़ा पोलाइट थे, क्योंकि मैंने इस पे लेख लिखे हैं, किताब लिखी है, और आर्टिकल्स भी तमाम नेट पे भी अवेलेबल हैं। नेहरू जी गुनहगार ही नहीं हैं, ही वॉज ए कॉन्स्पिरेटर फॉर द होल प्रॉब्लम। आज जो कश्मीर फेस किया है 75 साल, वो बहुत गंभीर समस्याओं में पंडित नेहरू एक तरह से कॉन्स्पिरेटर थे, या कह लीजिए कि उन्होंने दुर्लभ संधि किया। और सब कुछ समझने के लिए आपको दुनिया को नहीं खंगालना है। सरदार पटेल करिस्पॉन्डेंस के 13 वॉल्यूम हैं। वॉल्यूम पहला, वॉल्यूम नंबर 1 डिवोटेड है सिर्फ कश्मीर की प्रॉब्लम पे। और मज़े की बात है कि उसमें जवाहरलाल नेहरू के लेटर मिल जाएंगे, सरदार पटेल के लेटर मिल जाएंगे, करण सिंह के मिल जाएंगे, हरि सिंह के मिल जाएंगे, अब्दुल्ला के मिल जाएंगे, महाजन की आपने बात की जो सीजीआई भी रहे, सबके लेटर मिल जाएंगे, सब अवेलेबल है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कश्मीर के महाराजा ने जब एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट बना,
उसी समय दस्तखत करने के लिए तैयार थे। लेकिन 1946 से ही जिस तरह से शेख अब्दुल्ला के साथ पंडित नेहरू ने मिल के कश्मीर के मामले को इंटरफेयर करना शुरू किया, समस्याएं बढ़ती चली गई। और अगर आप हरी सिंह की करिस्पॉन्डेंस राजा जी को, सरदार पटेल को पढ़िए तो आप ये देखेंगे कि बार बार वो भीख मांग रहे हैं कि हम हर तरह से मर्जर करने को तैयार हैं। नेहरू जी नहीं मान रहे हैं, आप लोग उन्हें समझाइए। ये 1946 से चल रहा है। 1946 से चल रहा है और 1947 आते एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब सब लोग दस्तखत कर रहे हैं, उसी दस्तखत को 14 सितंबर, मुझे याद है शायद 14 सितंबर डेट है, हरी सिंह ने भी काबाइली जब घुस गए, आर्मी पाक आर्मी है। और ये आप जान लीजिए कि काबाइलियों का नाम क्यों दिया गया। उस समय भारत की सेना और पाकिस्तान का सेना का जो चीफ था औचिनलेक एक ही आदमी था। तो ये बाकायदा बात हुई थी कि एक दूसरे की सेनाएं अटैक नहीं करेंगे। पाक की सेना अगर अटैक करती भारत के तो हु विल बी चीफ, ये एक लीगल प्रॉब्लम थी। तो काबाइलियों के भेष में जब पाकिस्तानी सेना आती है, SOS भेजते हैं हरी सिंह और 14 को दस्तखत करते हैं एग्जैक्ट उसी एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट पे जो बाकी सबने किया था। देयर इज नथिंग लाइक एनीथिंग रिटेन कि टेम्परेरी होना चाहिए, ऐसा उन्हें, इट वॉज ऑल गेम ऑफ पंडित नेहरू। एंड किस हद तक इंटरफेरेंस था आप ये देख लीजिए। सरदार पटेल वॉज नॉट ओनली होम मिनिस्टर, ही वॉज ऑल्सो मिनिस्टर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, एक नाम ही अलग दिया गया था। कश्मीर वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट्स। जब 564 स्टेट सरदार पटेल के पास थी तो आपने क्यों ले लिया कश्मीर उनसे? और जिस तरह से इंटरफेरेंस किया है, आप जरा फाइल उठा के मुझे एक चीज बताइए, एक लाइन और है, फाइल उठा के देख लीजिए, सरदार पटेल करिस्पॉन्डेंस के वॉल्यूम 1 में भी छपा है। सरदार पटेल वॉज सो डिसगस्टेड दैट ही रिजाइंड फ्रॉम द कैबिनेट ऑफ नेहरू एंड दैट लेटर इज स्टिल ऑन द फाइल्स, दैट लेटर हैज बीन पब्लिश। जब नेहरू को पता चला कि सरदार पटेल कश्मीर इशू पे इस्तीफा भेज रहे हैं, दस्तखत कर चुके हैं, चारों तरफ से मान मनोबल हुई, तो उन्होंने इस्तीफा भेजा नहीं, लेकिन फाइल से हटाने से भी मना कर दिया। नहीं, कहा नहीं, फाइल से नहीं हटेगी, लेट इट रिमेन इन द फाइल एंड लेट इट रिमेन ऑन द रिकॉर्ड कि नेहरू के बिहेवियर से कश्मीर के इशू पे मैं बहुत नाखुश हूं और सब कुछ गलत हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए, आप, कपिल जी ने कहा कि कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू ने गलतियां नहीं की, वो गुनहगार थे। आपने कहा कपिल जी पोलाइट हैं, वो गुनहगार नहीं, वो साजिश करता थे। आप एक शब्द और आगे चले गए। ये गुनाह हो या साजिश हो, आप दोनों जो कह रहे हैं, उसके पीछे नेहरू की सोच क्या थी? मतलब क्यों वो चाह रहे थे कि जो वो कर रहे हैं वो होना चाहिए, एक्सेशन पहले ना हो, बाद में हो तो टेम्परेरी हो, ये क्यों था? देखिए, गुनाह अनजाने में भी हो सकता है। तमाम बार गुनाह होते हुए भी हमको पता नहीं था, हमसे गुनाह हो गया। साजिश बाकायदा सोची समझी होती है, ये दोनों का फर्क हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको मैंने बार बार कहा कि सरदार पटेल वॉल्यूम 1 देख लीजिए, जितनी खतो किताबत होती है। पंडित नेहरू को मैं साजिश करता इसलिए मानता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट के पहले, आखिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट तो हेड ऑफ स्टेट को पावर देता है ना, लेकिन यहां तो नेहरू कह रहे हैं कि आप कश्मीर छोड़ नहीं, पर ये साजिश किसके लिए कर रहे थे? शेख अब्दुल्ला के लिए कर रहे हैं, शेख अब्दुल्ला के लिए, शेख अब्दुल्ला के लिए बार बार साजिश कर रहे हैं कि उसे किसी तरह से इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। कपिल जी, एक एक रिएक्शन और ले लूं। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन भाई, एक इतिहासकार कह रहे हैं नेहरू के गुनाह की वजह से ये कश्मीर समस्या है, दूसरे कह रहे हैं नेहरू तो साजिश करता थे जिनकी वजह से ये समस्या है। आपकी इस पर सोच क्या है? आज एक बहुत पावन दिन है, इसलिए पावन दिन है क्योंकि आज पंडित नेहरू जी का बर्थडे है। वो पंडित नेहरू जी जिसने एक लोकतांत्रिक भारत की नींव रखे, जंग आजादी में सबसे ज्यादा समय जेल में बिताया, और नेहरू जी को जो इस तरह से कुछ इतिहासकारों ने, कुछ लोगों ने विलिफाई किया है झूठ बोलकर, वेग स्टेटमेंट्स देकर, बिना तारीख के, ये पत्र पर लो पत्र, बिना रेफरेंस दिए, ये एक डिलिबरेट साजिश है आरएसएस बीजेपी की, नेहरू जी का नाम खराब। तो ये दो इतिहासकार आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? मैं वो किताब भी झूठ बोल रही है, किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। सरदार पटेल करिस्पॉन्डेंस वॉल्यूम 1 700 पेज की है, वो किताब भी झूठ बोल रही है, वो लेटर्स भी झूठ बोल रही है। गजब की बात करते हैं आप लोग। ठीक है, तहसीन पूनावाला, मैंने आप कंप्लीट कर दिया। तीन मूर्ति में एआईसीसी में आइए, जवाहरलाल नेहरू के पेपर्स देखिए बैठ के लाइब्रेरी में। बोलने के पहले अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, एक मिनट, मैं दोनों को रोक रहा हूं।
तहसीन पूनावाला आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन मैं बहुत इज्जत करता हाँ, हूं। तहसीन अगर पूनावाला इस तरह जी। से चीखना चिल्लाना है तो मैं नहीं, कोई नहीं चीख रहा। तहसीन पूनावाला जी, दोनों ये कह रहे हैं, आपने आरोप लगा रहे हैं आपने कि दोनों को, एक मिनट, आपने दोनों को झूठा बोल दिया। कि हम आरएसएस बीजेपी के कहने में झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं ये तो वो बीजेपी बता रहे हैं कि कहां से वो फैक्ट्स रख रहे हैं। अब अपनी बात कहिए। ठीक है, बीजेपी का ये एक एजेंडा रहा है आरएसएस का कि गांधी और नेहरू को मारना है, और ये जो उनकी नेहरू को उनकी मृत्यु के बाद भी मारने की जो साजिश चल रही है वो आज तक चल रही है। मैं आगे के बात पर आऊंगा, लेकिन एक दो चीज, नेहरू जी को पटेल ने एक इलेक्शन में हराया, प्रधानमंत्री बने, ये एक पहला झूठ। प्रधानमंत्री जी ने भी झूठ पार्लियामेंट में बोला। दूसरा झूठ, नेहरू जी नहीं चाहते थे कश्मीर भारत का हिस्सा हो, 370 नेहरू जी ने लाए। दूसरा झूठ, मैं सबको एक्सपोज करूंगा, हर चीज का माइक है। एक चीज मैं एक उदाहरण से अपनी बात में आगे करूंगा। भारत में एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ, मैं इस शब्द को मैं बहुत बैलेंस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं। एक गुनाह हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। नोटबंदी करते समय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ वादे किए, देश पूरी तरह से फेल हो गया। आज हम जानते हैं नोटबंदी फेल हो गया, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, लोगों की मृत्यु हो गई। सर, अगर आपको बीच में बोलना है, एक मिनट डिरेल कर रहे हैं ना। एक मिनट सुन, नेहरू और कश्मीर पे आइए ना। एक मिनट कपिल जी सुन तो ले, कहां जा एक बार सुन ले। नोटबंदी पे डिबेट करने नहीं आए कपिल जी एक मिनट, कश्मीर पे डिबेट करने आए और नेहरू पे डिबेट करने आए। नहीं कपिल जी एक मिनट, वो आपकी नोटबंदी पे भाषण नहीं सुनने आए। एक मिनट कपिल जी सुन तो ले कि कहां जा रहे हैं फिर। नोटबंदी कोई बात है? अरे पर कहां, अरे हो सकता है कुछ कनेक्ट ला रहे हो, एक बार सुन लीजिए फिर उसके बाद बात करते हैं। कंप्लीट कीजिए, बोलिए तहसीन। नॉनसेंस यार, फिर अरे फिर नॉनसेंस ना। You're talking on Kashmir and you are bringing notbandi and you are telling me I am nonsense. giving an example. You are wasting my Next time. you, If you want to add you more, will bring do it. it. एक मिनट, एक मिनट कपिल जी एक सेकंड रुकिए। आप है कांग्रेस के, मैं बीजेपी का नहीं हूं। कपिल समझ जी लीजिए इस बात एक को। सेकंड, तहसीन पूनावाला आप कांग्रेस की चमचागिरी करिए, आप नेहरू परिवार की दास्ता करिए, मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं किसी की दास्ता नहीं कर रहा हूं, मैं हिस्टोरियन हूं, मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स में बोल रहा हूं, मेरे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को काउंटर करिए, हिम्मत है तो कपिल जी, हिस्ट्री से काउंटर करिए। कपिल जी मैं एक मिनट, आप क्यों चिल्ला रहे हो? कपिल जी एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट, उसके बाद तो देखे ना वो कहां जा रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, एक बात हमारी। तहसीन पूनावाला मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको जो बोलना है, अगर साबित करना है कि ये झूठ बोल रहे हैं तो फैक्ट से कीजिए। अगर आपको बातें बतानी है कि गलत बताई जा रही है तो फैक्ट से बताइए और किसी को नॉनसेंस ना बोलिए। अब अपनी बात पूरी कीजिए, अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, हाँ, 1 against 3। एक, आज नोटबंदी हम जानते हैं फेल हो गया। इन हाइंडसाइट हम जानते हैं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था श्रिंक हुई, हम जानते हैं लोगों की मृत्यु हुई। अगर मैं ये कहूं कि नरेंद्र मोदी जी ने साजिश की, डिलिबरेटली किया, देश को बर्बाद करने के लिए क्या, ये कोई लॉजिक है? हाइंडसाइट हमेशा 2020 होती है। अब मैं आता हूं सारे तथ्यों पर। जो 370 के बारे में मीटिंग्स हुई शेख अब्दुल्ला के बीच में, भारत के एमिसरीज के बीच में, वहां उनमें से कुछ मीटिंग्स हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर पे। पहली बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर से ज्यादा जूनागढ़ के इंटीग्रेशन में थे, और उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अगर कश्मीर नहीं मिलता पर जूनागढ़ मिलता वो ज्यादा सही। क्या बोल रहे हैं? झूठ बोले। अरे अगर आपको बीच में बोलना है तो मुझे कहा सरदार पटेल ने। चलिए, अरे दिखाइए कहा सरदार। एक मिनट, तहसीन पूनावाला आप भाग गए, ये गलत बात है, जनाब, गलत बात बोल रहे हैं आप। वो पटेल साहब का भाषण भी है, पटेल साहब का भाषण भी है भाई, वो बता रहे हैं जूनागढ़ की बात करते हैं कि कश्मीर की समस्या अलग नहीं है। शेख अब्दुल्ला के परिवार की नहीं, उनको तहसीन को कनेक्ट कीजिए, तब तक संगीत रागी। ये समस्या क्या ये है कि जब फैक्ट्स पर बात हो जाती है, अब तहसीन भी बड़े शालीन रहते हैं वैसे, लेकिन आज वो भी भाग गए, और वो पहले ही मैं देख रहा था बड़े अग्रेसिव थे कि झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा है, आरएसएस बीजेपी, क्योंकि वो फैक्ट्स को काउंटर नहीं कर सकते। क्या आपके हिसाब से कपिल जी या मक्खनलाल जी झूठ बोल रहे हैं नेहरू के ऊपर? देखिए सुशांत जी, कश्मीर पर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में स्पेशल एक पेपर भी इंट्रोड्यूस किया है, और मैं कश्मीर को पिछले 8 साल से पढ़ाता भी हूँ, और जिसमें कश्मीर का इतिहास भी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी है। जब आर्टिकल 35 लोग कभी नहीं जिक्र करते थे, उस समय भी आर्टिकल 35 में जिक्र करता था अपने विद्यार्थियों से। जो भी कपिल जी ने और मक्खन लाल जी ने कहा है, मैं उन्हें सलाम करता हूं कि उन्होंने बहुत बेबाकी से सच को सामने रखा है। ये तो चीजें आर्काइव की चीजें हैं, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी जाकर के 3 मूर्ति लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ सकता है।
अब आप ऐसे ही हिस्टोरियन को, प्रोफेसर को कहते हैं आप झूठ हैं, बेईमान है, ये तर्क का ऐसे ऐसे तर्क नहीं किया जाना चाहिए। ये आप उनकी पूरी साधना, उनकी साधना है, आप उसको अपमानित ऐसे मत कीजिए। ये दोनों वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, वरिष्ठ हिस्टोरियन हैं, और ये सच्चाई है। सवाल आप जरा देखिए, मैं तो सबसे पहले किरण रिजिजू को भी प्रणाम करूंगा कि भारतीय केंद्र सरकार के शासन में रहते हुए भी उन्होंने इस चीज को बहुत बेबाकी के साथ रखा, जिस पर लोग संकोच करते थे। उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन किया गया, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने का अधिकार किसको था? मैंने मोटी मोटी सवाल जान लिए। वो क्या शेख अब्दुल्ला को साइन करने का था अधिकार, या वहां की जनता को यह अधिकार दिया था? नहीं, वो महाराजा हरि सिंह को साइन करने का अधिकार था। इसलिए शेख अब्दुल्ला को कश्मीर के इंटीग्रेशन में जो बड़ी भूमिका बना करके दिखाई जाती है, वो इस देश का सबसे बड़ा गुनाह है। ये सबसे बड़ा झूठ है, जिस झूठ को 70 साल में परोसा गया है। एक, नेहरू जी के लिए मैं कहूंगा, उन्होंने राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है, जिसकी आज तक जहर हम झेल रहे हैं। देखिए, इसके लिए और दूर नहीं, यदि कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता है तो कम से कम मेनन जी का इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स वही पढ़ ले, कोई उसको ही पढ़ लेता थोड़ा सा, कि कैसी पीड़ा थी। मैं यहां और भी जिक्र करना चाहूंगा, एमजी अकबर ने अपनी पुस्तक में लिखा कि भाई सरदार पटेल नहीं चाहते थे क्योंकि वो मुस्लिम स्टेट है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। आप सोच सकते हैं, मैं बताऊंगा कौन चाहता था। कि आप सोच सकते हैं कि भारत का होम मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी की अगवानी करने के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर खड़ा था, जिसे आज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट करते हैं, और वो सीधे कैबिनेट कमेटी की और डिफेंस की मीटिंग में ले जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के दरमियान की सारी घटनाएं यूएन में ले गए। द्वारका प्रसाद मिश्र ने अपनी पूरी कहानी लिखी है, इसके बारे में जिक्र किया है। वो सरदार पटेल से मिलकर के जा रहे थे। जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो रेडियो पर आता है, एक न्यूज आता है, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार जो है वो सीज फायर कर गई है और जो है इसको यूएन में ले जाया जा रहा। वो बड़े अवाक थे, क्योंकि कुछ ही पहले वो सरदार पटेल से मिल करके गए थे और सरदार जी ने कोई इसका जिक्र नहीं किया। सप्ताह बाद किया है तो वो सीधे सरदार पटेल के घर जाते हैं और उन्होंने कहा कि आपने हमसे जिक्र तक नहीं किया, बताया नहीं। नेहरू ने यूएन में ले जाने का काम कैबिनेट से सलाह से नहीं किया था, ये उनके स्वयं का निर्णय। माउंटबेटन ये माउंटबेटन, ठीक कह रहे हैं कपिल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कपिल जी। वो माउंटबेटन के दबाव पर हुआ। वो माउंटबेटन के, और हैरानी की बात है कि उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों भारत के साथ थे। उन दोनों की सिंपैथी हमारे साथ, सिर्फ ब्रिटेन नहीं हमारे साथ था। और माउंटबेटन को आगे खड़ा करके, लेडी माउंटबेटन को आगे खड़ा कर करके कश्मीर को हमने यूएन ले जा करके हमने हमेशा के लिए एक अपने जख्म खड़ा कर दिया। तो इसलिए ये कपिल जी, संगीत भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। अब इसके और आगे की बातें भी कर लेते हैं। हमने कहा नेहरू का, अब मक्खनलाल जी ने कहा कि एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थी देश के खिलाफ। संगीत जी भी कह रहे हैं कि देश के साथ उन्होंने धोखा किया। पूछा गया कि भाई नेहरू का क्या इंटरेस्ट था, तो भाई अब्दुल्ला जी से उनकी दोस्ती और इसलिए वो और भी अच्छा, तो वो आप जोड़ दीजिए। और दूसरा ये बताइए, माउंटबेटन का क्या इंटरेस्ट? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये याद रखिए कि माउंटबेटन को जब हिंदुस्तान भेजा गया था तो इस उद्देश्य से भेजा गया था कि जाके लोगों को राजी करो कि पार्टीशन कराना। आने से पहले चर्चिल से मिलने गया था। खुद उसने अपने जर्नल में लिखा है कि चर्चिल ने मुझसे कहा कि डोंट फॉरगेट माय मुस्लिम फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम लीग ने और इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी इनकी मदद की थी। और माउंटबेटन ने कहा था आई वोंट, उस समय पे। अब आप ये देखिए, मुझे एक बात बताइए, देखिए जो मैं कह रहा हूं बात आगे बहुत बड़ी है। कांग्रेस की डिमांड क्या थी? देश की आजादी। क्या 15 अगस्त को देश को आजादी मिली? डोमिनियन स्टेटस क्यों इन्होंने लिया?
एटली किए, जो मिनट्स है मई 47 के मीटिंग के, वो मैंने वायरल किए हैं निकाल करके ब्रिटिश आर्काइव से। नाउ द कांग्रेस लीडर्स आर सेइंग इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया कैन वेट फॉर 2-3 years if dominion status is given and transfer of power takes place immediately. This has made our task easy. Now we can have a Hindu dominion and a Muslim dominion. कितने लोगों को मालूम है कि वाइस रीगल लॉज के ऊपर यूनियन जैक नीचे तक नहीं उतरा था? ये तो कह देंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। खुद माउंटबेटन लिख रहे हैं कि मैंने नेहरू से कहा, ओरिजिनल प्रोग्राम में ये था कि यूनियन जैक नीचे आएगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख होगा। तो नेहरू ने कहा हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं उस दिन। और अगर आजादी थी तो भारत का पहला गवर्नर जनरल इंग्लैंड के किंग को राजा मान करके ओथ क्यों लेता है? 22 जून 1948 का गजट उठा के देखिए लंदन का। उस दिन इंग्लैंड का राजा जो है वो हिंदुस्तान के अपने एम्पायर को त्यागता है। 1 अप्रैल 1948 की लेटर देखिए, पंडित नेहरू की डोमिनियन की तरफ से लिखी हुई, डोमिनियन प्राइम मिनिस्टर की तरीके से लिखी हुई किंग को कि आई ऑन बिहाफ ऑफ द योर डोमिनियन ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट यू टू अप्रूव द नेम ऑफ राजगोपालाचारी फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये मुझे बताइए क्या है? तो ये जो चीजें हैं, देखिए उस समय इन्होंने तो ये कह दिया कि सरदार पटेल को ये झूठ फैलाया गया कि उनको हटा करके, आइए मेरे पास जनाब, 3 मूर्ति में आइए, नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी कांग्रेस ने ही बनाया था, वहां पे नेहरू के पेपर्स रखे हुए हैं, एआईसीसी के भी पेपर्स रखे हुए हैं। आपको कागजात दिखा दूंगा कि कैसे किन पीसीसी ने सरदार पटेल का नाम भेजा था और किस तरीके से उसको हटा के, और नेहरू, और सुनिए नेहरू को ही नहीं और आगे सुनिए इसमें क्या किया इन्होंने। कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जो है वो हमेशा कांग्रेस के सेशन में बदला जाता था। 1946 का कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ जाकर के सितंबर-अक्टूबर में, लेकिन यहां पे गांधी ने मौलाना आजाद से कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जो है वो मई के अंदर ही नेहरू को दिलवा दिया, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट में जो प्रधानमंत्री बनना था वो उसको बनना था। और मौलाना आजाद की चिट्ठी मौजूद है गांधी के नाम कि आपने मुझको, मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, पूरी की पूरी। और जून 1947 के अंदर गांधी का एक भाषण है बिरला मंदिर के अंदर, वो भी गांधी के कलेक्टेड वर्क्स में मौजूद है, जिसमें लिखा है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या लीडरशिप में तब्दीली की जाएगी। वी नीड ए कैम्ब्रिज एजुकेटेड हार्वर्ड बॉय, हैरो बॉय टू डील विद द ब्रिटिश। ये वो कह रहे हैं जो स्वदेशी के अपने आप को सबसे बड़े नेता मानते थे कि जब देश की बात आएगी नेतृत्व देने की तो कैम्ब्रिज एजुकेटेड हैरो बॉय को दिया जाएगा नेतृत्व लेकर के। और मुझे एक चीज बताइए, 370 तो 370 वो 56A में जो चीज आई कि 1954 या 55 के अंदर जब कश्मीर के अंदर सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक होती है और वहां पे उस समय कांग्रेस का मिनिस्टर है, वो मांगता है चीफ मिनिस्टर नेहरू से मदद, तो 200 मजहबी सिखों को गुरदासपुर से वहां भेजा जाता है और ये लिख के भेजा जाता है कि अब इन्हें कश्मीर की नागरिकता दे दी जाएगी और उनको उर्दू का एक पट्टा पकड़ा दिया जाता है और उस पट्टे में उर्दू में नीचे क्या लिखा है कि आगे आने वाली इनकी जो वो पीढ़ियां हैं वो वही सफाई और मैल उठाने का काम करेंगी कश्मीर के अंदर, वो कोई और काम नहीं कर सकती। ये था एससी के लिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं मक्खनलाल जी, 1 मिनट। लोकेश जिंदल हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए। लोकेश जी, आपसे पहले तहसीन भाई को हमने बुलाया था, वो तो चले गए नाराज होकर, लेकिन आप जरा बताएं जो फैक्ट्स यहां रखे जा रहे हैं कि नेहरू के ऊपर आरोप ये लग रहा है जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कि उन्होंने जानते बूझते समझते जो है जो किया, एक्सेशन हो सकता था पहले, वो नहीं किया, जो चीजें की उसकी वजह से कश्मीर की ये समस्या आज भी देश झेल रहा है। देखिए जी, कश्मीर की अगर मैं बात करता हूं तो हमें फैक्ट्स समझने बहुत जरूरी है। महाराजा हरि सिंह जब वहां के राजा होते थे तो उनके वजीर थे रामचंद्र काक। कश्मीरी भाषा में बड़े भाई को काका कहा जाता है। तो रामचंद्र काक जो उनके वजीर थे, उन्होंने महाराजा हरि सिंह से कहा कि ना तो हिंदुस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ना तो मर्जर ट्रीटी साइन करना, ना पाकिस्तान के साथ। रामचंद्र काक कहते थे कि हिंदुस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है और पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक स्टेट है। तो उसने महाराजा हरि सिंह से कहा था कि मर्जर एग्रीमेंट दोनों के साथ मत साइन करना।
तो ये कहना सरासर गलत है। ये फैक्चुअली किसी को मतलब दे आर मिसलेड। अगर कोई कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके पीछे, कश्मीर प्रॉब्लम के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। सेकेंडली, 15 अगस्त के बाद भी महाराजा हरि सिंह ने जो एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था इंडिया और पाकिस्तान से, वो इसलिए साइन किया था ताकि जो कस्टम ड्यूटीज है वो लगाई ना जाए, गुड्स जो है उनका फ्लो चलता रहे श्रीनगर से दिल्ली तक और श्रीनगर से इस्लामाबाद, लाहौर तक। क्योंकि एक, अगर मैं कश्मीर की बात करता हूँ, श्रीनगर की बात करता हूँ स्पेशली, वो एक ट्रेड रूट पर है, बहुत इंपॉर्टेंट एंशिएंट ट्रेड रूट पर आधारित है टाउन। 15 अगस्त के बाद में जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई तो महाराजा हरि सिंह ने अपने वजीर बदल दिए। जनक जो थे उनके जनरल, उनको वजीर बनाया गया। लेकिन जब उनसे भी मसला नहीं हल हुआ तो महाराजा हरि सिंह ने मेहर महाजन जी को अपना वजीर बनाया। सितंबर के आसपास की बात है ये। मेहर महाजन जो थे एज अ पर्सन कांग्रेस से करीब थे और ये बात मुस्लिम लीग को बेहद पसंद नहीं थी। इसीलिए मुस्लिम लीग ने उस समय प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब ट्राइबल इन्वेजन होता है अक्टूबर में, लगभग आप ये समझ लीजिए लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा, 20 अक्टूबर के आसपास ट्राइबल इन्वेजन शुरू हो गया। तो इस ट्राइबल इन्वेजन के वक्त मेहर महाजन के लिंक के साथ में एक डोर ओपन किया गया कि इंडिया जो है इस वक्त आके कश्मीर की सहायता करेगा। लेकिन बात यह थी, आप ध्यान दीजिए कि उस वक्त कोल्ड वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। अगर इंडिया स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट को ना मानते हुए यूनिलैटरली कश्मीर में फौज भेज देता है तो इट विल बी अ यूनिलैटरल एग्रेशन। दैट वाज समथिंग जो इंडिया नहीं करना चाहता था। लॉर्ड माउंटबैटन उस समय गवर्नर जनरल थे। तो उस समय यह निर्धारित किया गया था कि पहले कश्मीर को जो है पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत 3 सब्जेक्ट्स दिए गए थे और इन 3 सब्जेक्ट्स के तहत आर्मी भेजी जाएगी। अकॉर्डिंगली मेनन ने, जो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर एज अ क्लर्क थे, लेकिन ही वेंट ऑन टू बिकम एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, उन्होंने पूरा ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार किया और महाराजा हरि सिंह ने उसे साइन कर दिया। जिसके बाद में इंडियन आर्मी गई वहां पर और उन्होंने मैं आपको मौका दे रहा हूं में जो सारे ट्राइबल थे उनको बाहर खदेड़ा। ठीक है जिंदल साहब, आपने बहुत सारी बातें कह दी जो अभी तक सामने है उससे काफी अलग हैं। मक्खनलाल जी, पहले आप इस पर अपनी राय दें। मुझे बहुत अच्छा लगा जिंदल साहब बिना आवाज ऊंची किए और बिना टेम्पर लूज के आपने लॉजिकली बात की, बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे लोगों से बातचीत करने में मुझे अच्छा लगता है कम से कम। बस एक बात मैं जरूर कहूंगा, कहीं आप चूक गए 2 लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत हैं आप, चूक गए। बीपी मेनन ने कोई ड्राफ्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं बनाया था। बीपी मेनन एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट लेके गए थे जिस पर 564 और रियासतों ने दस्तखत किया था और किसी भी टर्म कंडीशन नहीं रखी गई थी। उसी पे महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत करके बीपी मेनन को दिया और बीपी मेनन को रिसीव करने एयरपोर्ट पटेल खुद गए। ये जरा सा करेक्शन है, आप स्वीकार करें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इट इज अ मैटर ऑफ डॉक्यूमेंट और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में रखा है। उसके अलावा सरदार पटेल का जो वॉल्यूम 1 है उसके फ्रंट पेज में ये फेसिमाइल छपी हुई है बाकायदा हरि सिंह के दस्तखत से, तो इसको देख लीजिए। दूसरी बात, एक चीज और भी है, आपने रामचंद्र काक के ऊपर कुछ डालने की कोशिश किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप पूरी खतो किताबत जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और इवन मेहरचंद महाजन, हरि सिंह एक ही जगह सब है, सरदार पटेल वॉल्यूम 1, जरा सा उसमें देखिए रामचंद्र काक इज ए नॉन एंटिटी। क्योंकि बार बार जो खत लिख रहे हैं रामचंद्र क्या कह रहे हैं काक महाराजा से, इमटेरियल। बार बार महाराजा जो चिट्ठी लिख रहे हैं इन राइटिंग, चाहे माउंटबेटन को लिख रहे हैं, चाहे पटेल को लिख रहे हैं, चाहे नेहरू को लिख रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्टोरियन की निगाह में। वो चाह रहे थे कि एक्सेशन हो, एक्सेशन वो बार बार कह रहे हैं कि एक्सेशन कर लिया जाए, लेकिन चूंकि पंडित नेहरू अब्दुल्ला के इन्फ्लुएंस में थे
सारी चीजें वहीं मटिया मेट हो जाती। ठीक है, मैं आ रहा हूं 1 मिनट। कपिल जी भी कुछ जोड़ रहे हैं, रागी साहब भी जोड़ रहे हैं, छोटे में सर। इसमें 2-3 चीजें और जोड़ दीजिए कि 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन को छोड़ करके नेहरू गए थे अब्दुल्ला को जेल से छुड़ाने, सपोर्ट करने के लिए, और नेहरू को भी अरेस्ट कर लिया था हरि सिंह ने, और बाद में वाइसरॉय के कहने पे नेहरू को छोड़ा गया, लाहौर भेजा था। समझे? ये एक पूरा उसमें मौजूद है। दूसरी चीज एक ये भूल रहे हैं कि जो ब्रिटिश रीजेंट था, जो ये काक का कह रहे हैं ना कि काक को कर रहा है कि ब्रिटिश रीजेंट, देखिए ऐसा है भाई साहब, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में हम पिक एंड चूज करके नहीं कर सकते एज ए इतिहासकार कि मैं एक डॉक्यूमेंट कोट कर दूं और मैं 3 डॉक्यूमेंट्स को छोड़ दूं। मैं उन सबको जब सामने रख करके देखता हूं, और आपको एक किताब, 2 किताबें और बता दे रहा हूं, लियोनल कार्टर की अभी आई हैं कश्मीर के ऊपर, दोनों की दोनों, जो 1945 से और 1948 तक के सारे मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स हैं और इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, जरा उनको भी पढ़ दीजिए। और उसके बाद उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में ब्रिटिश इंटेलिजेंस ये कह रही है, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, मुझे नंबर दे दीजिएगा, कि शेख अब्दुल्ला जो है इधर नेहरू से बात कर रहा है और उधर बात कर रहा है वो जो जिसे वो कश्मीर बोल रहे थे उनके लीडर से, और उनके सामने अपनी शर्तें रख रहा है, और उधर लियाकत अली से बात कर रहा है, जो नेहरू मान के चल रहे हैं कि हम तो शेख अब्दुल्ला हमारा आदमी है पूरा का पूरा, और इसीलिए बाद में जाके जब आंखें खुलती है और जब वो अरेस्ट होता है बाद में पाकिस्तान से ऑबनॉबिंग करने के लिए, और आज भी जानते हैं वो परिवार किस तरीके से पाकिस्तान के लिए बैटिंग करता है, वो सारे जानते हैं, कोई इन चीजों से छुपी हुई बातें नहीं है। एज ए हिस्टोरियन और एज ए देखिए पॉलिटिकल, उसमें एक फर्क होगा। आप नेहरू को देखते हैं केवल अपने एक पॉलिटिकल लीडर के हिसाब से, मैं नेहरू को देखता हूं टोटलिटी में सारे डॉक्यूमेंट्स को सामने रख के एज ए हिस्टोरियन से। जो अच्छे काम नेहरू ने किए, गोवा का एक्सेशन किया, मैं तारीफ करूंगा नेहरू की उसके ऊपर, उसको लोग भूल जाते हैं। या नेहरू ने मान लीजिए भाभा एटॉमिक सेंटर बनाया या भाखड़ा नांगल बनवाया किया, मैं तारीफ करूंगा नेहरू की उसके ऊपर। और कश्मीर की बात भी इसलिए आ जाती है क्योंकि 2 समस्याएं हैं, कश्मीर और चाइना, इन दोनों पे जो पॉलिसी उस समय ली गई वो सर उनका एक रिस्पांस ले लूं, मैं आ रहा हूं रागी साहब। पहले आप लोकेश भाई आप इस पर रिस्पॉन्ड करें जो दोनों ने बातें कही, उसके बाद मैं फिर आप आ रहा हूं रागी। देखिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर आम राज्य नहीं था, वो एक प्रिंसली स्टेट था, और प्रिंसली स्टेट के अंदर एक प्रजामंडल मूवमेंट शुरू हो चुकी थी 1920 के तहत। 1927 सर क्या प्रिंसली स्टेट सिर्फ जम्मू कश्मीर था? कॉन्फ्रेंस वही था, प्रिंसली स्टेट वाज आउटसाइड द परव्यू। देखिए प्रिंसली स्टेट का मुद्दा कांग्रेस नहीं, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि पूरे देश में प्रिंसली स्टेट सिर्फ जम्मू कश्मीर था? 565 के ऊपर प्रिंसली स्टेट्स थे। हाँ, तो फिर आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अलग था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। एक मिनट देखिए प्रिंसली स्टेट की अगर हम बात करें, इसकी एक पॉलिसी, इसकी एक डॉक्ट्रिन थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और प्रिंसली स्टेट का जो मर्जर था, इट वाज नॉट समथिंग व्हिच कुड हैव बीन यूनिलैटरली रियलाइज्ड। एक यूनिलैटरल आर्मी भेजने से प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर नहीं हो सकता था, ये ग्लोबल इशू था। और कहीं पे भी अगर सपोज 2 सुपर पावर, नहीं, ये ग्लोबल इशू कैसे था सर? बाकी 564 वही प्रिंसली स्टेट वो आ गए। एक मिनट, आपको मैं कुछ चीज, लोकेश भाई, अच्छा लोकेश भाई मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। अटलांटिक चार्टर, लोकेश भाई एक मिनट मेरी बात सुनिए। लोकेश भाई मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं। लोकेश भाई पूरी कॉलोनी, एक मिनट, अभी मक्खन लाल जी ने कहा और कपिल जी ने कहा और संगीत रागी ने कहा कि जो एक्सेशन हुआ उसके पहले भी हरि सिंह जी की चिट्ठियां हैं कि भाई मैं चाह रहा हूं कि विलय हो जाए। वो गलत कह रहे हैं, ऐसी चिट्ठियां नहीं है। देखिए जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, फैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है, फैक्ट्स है भाई साहब, ये फैक्ट्स है, लेटर्स हैं, रिटन वर्ड्स हैं, नो स्कोप फॉर इंटरप्रिटेशन, फैक्ट्स। सर इवन माय फॉर्मल एजुकेशन इज इन हिस्ट्री, आई हैव अ लॉट ऑफ। नहीं लोकेश भाई, आप रिटन बाय बिपिन चंद्रा, मुझे अपना हिस्ट्री रिटन बाय बिपिन चंद्रा। नहीं लोकेश भाई, मुझे सिर्फ लोकेश भाई हाँ या ना में बताइए, क्या हरि सिंह ने पहले चिट्ठियां लिखी या नहीं, इतना बस हाँ या ना। तख्त की फिक्र राजा से ज्यादा वजीर को होती है। ये कैसे बात कर रहे हैं सर आप? वजीर तो 1947 तक ये आप कह रहे हैं मतलब हरि सिंह को कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, वो उनको काक कह रहा है और वो जो है वो चिट्ठियां लिख रहे हैं, उस चिट्ठी की कोई वैल्यू नहीं। अच्छा नेहरू ये बता दें करण सिंह को क्यों लिखी कि इसे अरेस्ट मत करो इंडियन फोर्सेस से? आपको समझना हो तो आप उनकी पूरी की पूरी बायोग्राफी पढ़ लीजिए। अच्छा एक चीज तो आप मान रहे हैं ना, हरि सिंह ने चिट्ठी लिखी। अरे भाई मैं कह रहा हूं हरि सिंह ने चिट्ठियां लिखी एक्सेशन के लिए, आप मान रहे हैं? नहीं समझती, बेवकूफ आदमी, कुछ भी कह लीजिए आपके हिसाब से, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन्होंने लिखी ना चिट्ठी।
वो 15 अगस्त के बाद की चिट्ठी है और वो भी अक्टूबर पहले। महीने की। पहले की भी चिट्ठी है वो कह रहे हैं भाई। 46 से, उससे 1946 नहीं से। नहीं नहीं उससे पहले आप मुझे 1946 से वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं हरि सिंह चिट्ठियां। नो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए जब तक अरे भाई वो जून किताब 6 बता रहे हैं, वहां पढ़ी है चिट्ठियां। हम नहीं कह रहे हैं भाई, 6 जून मालूम का उठा के डिक्लेरेशन देख नहीं लो। आया था माउंटबेटन का, तब तक तो प्रिंसली स्टेट चाहते ही नहीं थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान। संगीत रागी जी, एक मिनट आ रहा हूं। 1947 से पहले एक मिनट, अहमद अली अयाज भी जुड़ गए, उससे पहले संगीत रागी इस पर अपना पॉइंट रखिए आप। सर, मुझे एक संगीत पॉइंट रागी, एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए, अभी मामला कहीं और चला गया, एक मिनट। सर एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सुशांत जो जी। मीटिंग हुई थी उसे प्रिंसली स्टेट ने बॉयकॉट किया था। प्रिंसली स्टेट्स ने अरे भाई, that has फॉर्मली ये nothing to पूरा do with नेगोशिएशन अरे कोई प्रिंसली स्टेट आजादी चाहती नहीं थी, सारी प्रिंसली स्टेट अंग्रेजों के गुलाम बने रहना चाहते थे। पूरी बात करिए ना, कौन सी अरे प्रिंसली सर, स्टेट पूरी थी जो बात मैं कह रहा हूं। मुझे बताइए, नेहरू ने अपने अंदर में अजमेर रखा। 1946 में अजमेर कब पहला ज्वाइन किया कॉन्स्टिट्यूएंट इंडियन यूनियन को? असेंबली हुआ था। 1954 में ज्वाइन किया अजमेर ने। कैसी बातें करते हैं सर आप? 1954 में ज्वाइन किया अजमेर ने, क्योंकि नेहरू ने अजमेर भी अपने हाथ में ले लिया था। स्टेट पहली बार जाके कब आए? फैक्ट देखिए आप। स्टेट आए जून में, और जून में जब वो आए उसके बाद में ही तो नेगोशिएशन स्टार्ट हुई है। अरे सरदार जून में पटेल तो ने माउंटबेटन सभी क्या किया है इंस्ट्रूमेंट हरि सिंह से के ज्वाइन नहीं आप करना। 46 की कहां से जून बात कर 47 रहे हैं? में आप क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, संगीत रागी, संगीत रागी जी, लोकेश जी का यदि तर्क मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति यदि नेहरू के जिम्मे यदि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाना होता तो भारत में आज 500 से ज्यादा देसी रियासतें जो थी, जो कश्मीर का भाग्य आज है, वही झेल रही होती। वही जूनागढ़ होता, वही अरे भाई, जूनागढ़ होता। आपको स्टेट को, आपको देश को एक करना है, एक के बाद एक राजा जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर रहे थे। जोधपुर के राजा भी जो है वो तो चाहते थे पाकिस्तान, लेकिन महारानी अड़ गई, बोला नहीं हम भारत के साथ विलय करेंगे। आप जिसे जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं फिर आपको कहूंगा कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स फिर से दोबारा सा पढ़ लीजिएगा कि नेहरू के इसी 3 मूर्ति में कितनी बदतमीजी से पंडित नेहरू ने कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव को धमकाया था, और वो बाहर छोड़ करके मीटिंग जा रहे थे। उन्होंने जिक्र किया, शेख अब्दुल्ला पीछे के कमरे में बैठे हुए थे, जब पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका हाथ रोक लिया कि धैर्य रखो। तो इतिहास के पन्ने नहीं, और उन्होंने एक पर्चा भी भिजवाया, जिसके बाद नेहरू जी ने कहा कि वही जो आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा फौज भेजिए, तो उन्होंने कहा कि वो भी यही चाहते, चलिए ठीक है, उसके बाद फौज गई। लोकेश जी, ये किताब में हमने भी पाठशाला में बताया है बहुत कुछ, अब क्योंकि बता चुके, तो जो ज्ञानी लोग कह रहे हैं उसमें मैं बीच में नहीं बोल रहा। देखिए लोकेश जी, इतिहास को कि में नेहरू जी की गलतियों को एक्सेप्ट कर लेने से कोई हानि नहीं है, और आप इसे दबा करके 70 साल तक जिन इतिहासकारों ने इसे रखा, वो आज के जमाने में वो नहीं रुक पाएगा। ठीक है, अहमद अली अयाज साहब का एक रिएक्शन सर, समय खत्म हो रहा है। सामने अयाज साहब, आपके हिसाब से कश्मीर की समस्या नेहरू की देन है, नहीं है? नेहरू के बिल्कुल नहीं है, क्यों? बिल्कुल नहीं। वो बाहर निकल, एक मिनट राखी भाई, एक मिनट, समय खत्म हो रहा है। अहमद अली नहीं पाएंगे। अगर उस वक्त नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर ना होते और दूसरी साइड से पाकिस्तान कश्मीर पर हमला नहीं कर लेता, शायद जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हिंदुस्तान के साथ नहीं। बहुत अच्छे, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ये चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहे, उसके कुछ रीजन थे, जोग्राफिकल रीजन थे, और पॉपुलेशन जहाँ यहाँ की जो थी वो 80% मुसलमानों की थी। तो उन सोचों के तहत वो नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ हो या किसी और के साथ। वो चाहता था कि ये इंडिपेंडेंट, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रही जब इन्वेड हो गया पाकिस्तान की तरफ से, और यहाँ इतनी ताकत नहीं थी जम्मू कश्मीर की कि वो अपना खुद मुकाबला कर लेते। ठीक है, मेरे पास समय खत्म।